Hello everyone, welcome to Unacademy Judiciary. So in today's video, I'm going to discuss suits in particular cases. So I'm going to discuss part 4 of CPC. So first of all, जो सूट्स हैं आप उसको जो है टू क्लासेस में डिवाइड कर सकते हो. वन इज सूट्स इन जर्नल, another one is suits in particular cases. So suits in particular cases is dealt under sections 79 to 93, order 27 to 37. तो सूट्स इन पर्टिकुलर केसेस को कहाँ पे डील किया गया है सीपीसी में 79 टू 93 एंड ऑर्डर 27 टू 37 डील्स विद द सूट्स इन पर्टिकुलर केसेस एंड द प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन सच सूट. एंड कौन सा प्रोसीजर ऐसे सूट्स पे फॉलो किया जाएगा, ठीक है, दैट इज गिवन अंडर दिस. तो सूट्स इन पर्टिकुलर केसेस सेक्शन 79. तो इन ए सूट बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट, जो अथॉरिटी है, ठीक है, अगर वो सूट सेंट्रल गवर्नमेंट फाइल कर रही है या सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइल किया जा रहा है, तो आप क्या यूज करोगे एज अ प्लेंटिफ फॉर डिफेंडेंट देन द यूनियन ऑफ इंडिया. अगर वो सूट जो है स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइल किया जा रहा है, जब स्टेट गवर्नमेंट फाइल कर रही है, देन व्हाट नेम विल यूज एज प्लेंटिफ फॉर डिफेंडेंट, दैट इज द स्टेट वर्ड यूज किया जाएगा. सेक्शन 80 फर्दर टॉक्स अबाउट नोटिस. ऑर्डिनरी सूट्स में क्या होता है, ठीक है, अगर प्लेंटिफ को डिफेंडेंट के अगेंस्ट सूट फाइल करना है, किसी पर्सन के अगेंस्ट सूट फाइल करना है, तो कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं है डिफेंडेंट को. प्लेंटिफ कोई भी नोटिस नहीं देता है बिफोर फाइलिंग ऑफ सूट. सो दिस इज रिगार्डिंग द ऑर्डिनरी सूट. बट ऐसा जो नोटिस है, दिस इज द कंडीशन प्रेसिडेंट. अगर आपने कोई सूट फाइल करना है गवर्नमेंट के अगेंस्ट या पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट for anything done by him in his official capacity. So if any suit is to be filed against the government, ठीक है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट फाइल करना है या फिर दैट इज टू बी फाइल्ड अगेंस्ट द पब्लिक ऑफिसर फॉर एनीथिंग डन इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी, देन नोटिस इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन. एंड ऐसा नोटिस कितने टाइम पीरियड के लिए देना होगा, until the expiration of 2 months. 2 months का नोटिस देना होगा. नेक्स्ट आफ्टर नोटिस इन राइटिंग, ठीक है, जब तक वो नोटिस का टाइम पीरियड एक्सपायर नहीं होता है कोई भी सूट इंस्टीट्यूट नहीं किया जा सकता. तो अगर तो सूट है अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो क्या किसको नोटिस जाएगा, देन सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट. ऐसा नोटिस किसको जाएगा, अगर तो इफ द सूट इज अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट देन द सेक्रेटरी टू दैट गवर्नमेंट. अगर सूट है अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर वो रेलवे से रिलेटेड है देन द जनरल मैनेजर ऑफ दैट रेलवे, ठीक है, तो जीएम को जाएगा. तो ये जो सूट है, इज देयर एनी एक्सेप्शन रिगार्डिंग दिस नोटिस, क्या कोई एक्सेप्शन है इस नोटिस के रिगार्डिंग. तो अगर कोई अर्जेंट या इमीडिएट रिलीफ है देन इस नोटिस को वेव ऑफ किया जा सकता है. इफ देयर इज एनी अर्जेंट और इमीडिएट रिलीफ देन दिस नोटिस कैन बी वेव्ड ऑफ. अदरवाइज 2 महीने का प्रायर नोटिस जो है वो देना होगा, दैट इज मैंडेटरी. फर्दर दिस सेज दैट नो सूट इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ठीक है, अगर कोई टेक्निकल डिफेक्ट या एरर है, ठीक है, देन व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट. अगर कोई टेक्निकल डिफेक्ट है या एरर है नोटिस में, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे. So subsection 3 of section 80, this has been added by the Amendment Act of 1976 से इसे ऐड किया गया था. तो दिस सेज कोई भी सूट जो इंस्टीट्यूट किया गया है गवर्नमेंट के अगेंस्ट या फिर पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट in respect of any act done purporting to be done by such public officer in his official capacity, that shall be dismissed merely by reason, ठीक है, उस वो डिसमिस हो जाएगा, दैट वो डिसमिस नहीं होगा merely इस रीजन पे ऑफ एनी एरर और डिफेक्ट इन द नोटिस. इफ इन सच नोटिस कि मियरली उसमें एक टेक्निकल डिफेक्ट है, एरर है या इरेगुलरिटी है सर्विस में, इसकी वजह से जो है जो सूट है वो डिसमिस नहीं होगा. सो दिस इज गिवन अंडर योर सेक्शन 80 सब सेक्शन 3. इसका जो प्रोसीजर है दैट इज गिवन अंडर ऑर्डर 27. सो हमेशा सेक्शन 79 एंड 80 को ऑर्डर 27 के साथ जो है वो पढ़ा जाता है. नेक्स्ट दिस सेज दैट सेक्शन 81 बताता है कि कब एक पर्सन को जो है खुद आने की जरूरत नहीं है, उसको एग्जेम्पशन प्रोवाइड की जा सकती है अरेस्ट से या पर्सनल अपीयरेंस से.
तो इन अ सूट instituted against a public officer in respect of any act purporting to be done by him in his official capacity, जो डिफेंडेंट है वो लाइबल नहीं है, उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, ना ही उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है। हाँ, दैट कैन बी डन ओनली इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिग्री, आप उसको कर सकते हो सिर्फ ओनली इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिग्री, अदरवाइज नॉट। अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है कि डिफेंडेंट खुद को एब्सेंट नहीं कर सकता है, ठीक है, अगर कोर्ट सेटिस्फाई होगी कि डिफेंडेंट खुद को जो है एब्सेंट नहीं कर सकता है अपनी ड्यूटी से बिना डेट्रीमेंट के पब्लिक सर्विस से, देन वो एग्जेम्प्ट कर देगी उसको फ्रॉम अपीयरिंग इन पर्सन। Exemption from arrest and personal appearance is provided in section 81. So this says अगर कोई भी सूट इंस्टीट्यूट करना है, ठीक है, अगेंस्ट अ पब्लिक ऑफिसर, or for any act purporting to be done in his official capacity, तो डिफेंडेंट जो है वो लाइबल नहीं है अरेस्ट के लिए, ना ही उसकी प्रॉपर्टी लाइबल है अटैचमेंट के लिए, सिर्फ आप एग्जीक्यूशन में कर सकते हैं। एंड कोर्ट अगर सेटिस्फाई हो जाती है कि ऐसा डिफेंडेंट खुद को एब्सेंट नहीं कर सकता है अपनी ड्यूटी से, अगर वो ऐसा करेगा, ठीक है, दैट वुड हार्म द पब्लिक सर्विस, तो वो एग्जेम्पशन प्रोवाइड कर सकती है कि उसको खुद को आने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 82 फर्दर सेज दैट वेयर इन अ सूट बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ठीक है, अगर कोई सूट गवर्नमेंट फाइल करती है या गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइल किया जाता है, और अगेंस्ट अ पब्लिक ऑफिसर या किसी पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट फाइल किया जाता है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्ट purporting to be done in his official capacity, तो अगर जो डिक्री है वो अगर यूनियन ऑफ इंडिया या स्टेट के अगेंस्ट पास की गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट पास की गई है, या पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट पास की गई है, तो आप ऐसी डिग्री को एग्जीक्यूट नहीं करोगे। आप ऐसी डिग्री को एग्जीक्यूट कब तक नहीं करोगे? जब तक कि वो अनसेटिस्फाइड नहीं रहती फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months कंप्यूटेड फ्रॉम द डेट ऑफ द डिग्री। So unless it remains unsatisfied for a period of 2 months from the date of the decree. So this is what is given under your section 82. This is what is given under your section 82. Next is suits by or against aliens and foreign rulers. ठीक है, कब एक एलियन जो है सूट को फाइल कर सकता है, फॉरेन रूलर्स कब फाइल कर सकते हैं, एम्बेसडर्स या एनवॉयज कब सूट को फाइल कर सकते हैं। तो सेक्शन 83 to 87B, जो सेक्शन 83 to 87B है, दिस डील्स विद द सूट्स बाय एलियंस और बाय और अगेंस्ट द फॉरेन रूलर्स, एम्बेसडर्स, एनवॉयज एंड द रूलर्स ऑफ द फॉरेन इंडियन स्टेट्स। तो अगर कोई सूट फाइल करना है एलियन ने, इफ एनी सूट इज टू बी फाइल्ड बाय एलियन, दिस इज डेल्ट अंडर योर सेक्शन 83। इसको कहाँ पे डील किया गया है? सेक्शन 83 में। तो एलियन एनिमीज जो इंडिया में रिजाइड कर रहे हैं, alien enemies residing in India, they can with the permission of the central government, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के साथ, एंड एलियन फ्रेंड्स, ठीक है, उनको परमिशन की जरूरत नहीं है, वो किसी भी कोर्ट में सू कर सकते हैं जो कॉम्पिटेंट है उस सूट को ट्राई करने के लिए, जैसे कि वो सिटीजन्स ही हैं इंडिया के। बट एलियन एनिमीज जो इंडिया में रिजाइड कर रहे हैं बिना परमिशन के सेंट्रल गवर्नमेंट की, या अगर एलियन एनिमीज फॉरेन कंट्री में रिजाइड कर रहे हैं, वो सू नहीं कर सकते हैं किसी भी ऐसी कोर्ट में। तो एलियन एनिमीज रिजाइडिंग इन इंडिया, अगर वो इंडिया में रिजाइड कर रहे हैं, देन वो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के साथ, ठीक है, और या फिर एलियन फ्रेंड्स वो किसी भी कॉम्पिटेंट कोर्ट में जो है सू कर सकते हैं, ठीक है, जो कॉम्पिटेंट है ट्राई करने के लिए किसी भी कोर्ट में, जैसे कि वो इंडियन सिटीजन्स ही हैं। बट एलियन एनिमीज अगर वो इंडिया में रिजाइड करें बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन की, या फिर एलियन एनिमीज इफ दे आर रिजाइडिंग इन फॉरेन कंट्री, देन दे कैन नॉट सू इन एनी सच कोर्ट, देन वो किसी भी कोर्ट में जो है सू नहीं कर सकते हैं। नाउ अगर किसी फॉरेन स्टेट को सू करना है तो वो कैसे कर सकती है? तो फॉरेन स्टेट में सू इन एनी कॉम्पिटेंट कोर्ट, वो किसी भी कॉम्पिटेंट कोर्ट में सू कर सकती है। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है?
कंडीशन क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है, what is the condition is that the object of the suit is to enforce a public right. ऑब्जेक्ट क्या है? एनफोर्समेंट करवाना एक प्राइवेट राइट की वेस्टेड इन द रूलर ऑफ सच स्टेट और इन सच ऑफिसर ऑफ सच स्टेट इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी। तो ऑब्जेक्ट सूट का क्या होना चाहिए? एनफोर्समेंट एक प्राइवेट राइट की दैट इज वेस्टेड इन द रूलर ऑफ सच स्टेट or in any officer of such state in his official capacity. So this is what is given under your section 84. Next is suits against foreign rulers, ambassadors and envoys. This is dealt under your section 86. So this says that कि अगर कोई भी सूट section 86 ये प्रोवाइड करता है that a suit cannot be instituted against a foreign state. कि आप किसी भी सूट को इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते हो किसी भी फॉरेन स्टेट के अगेंस्ट विदाउट द कंसेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट से आप कोई भी सूट को इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते हो किसी भी फॉरेन स्टेट के अगेंस्ट। ऐसा जो कंसेंट है, सच कंसेंट मे बी गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकती है on the fulfillment of certain conditions that are laid down in subsection 2 of section 86. तो सेक्शन 86 जो है वो कोड का ये प्रोवाइड करता है कि आप सूट को इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते हो किसी भी फॉरेन स्टेट के अगेंस्ट बिना कंसेंट के सेंट्रल गवर्नमेंट। दिस फर्दर सेज दैट कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट के बिना आप किसी भी डिक्री को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो अगेंस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ एनी फॉरेन स्टेट। So you cannot execute a decree against the property of any foreign state. Next is this says that कि जो सबसेक्शन 5 है सेक्शन 86 का, ये प्रोटेक्ट करता है रूलर्स को, एम्बेसडर्स को, एनवॉयज को एंड अदर हाई ऑफिसर्स को फ्रॉम बीइंग अरेस्टेड बिकॉज दिस सेज दैट the following persons shall not be arrested under the CPC, namely कौन? Any ruler of a foreign state, any ambassador, envoy of a foreign state, any high commissioner of a commonwealth country, or any such member of the staff of the foreign state or the staff or region or retinue of the ruler, ambassador, envoy of a foreign state or of the high commissioner of a commonwealth country, as the central government may by journal or special order specify in this behalf. Further subsection 6 says that कि अगर कोई रिक्वेस्ट की है सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉर द ग्रांट ऑफ एनी कंसेंट, किसी भी कंसेंट के लिए, लाइक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, सेक्शन 86 ये प्रोवाइड करता है कि कोई भी आप सूट को इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते हो किसी भी फॉरेन स्टेट के अगेंस्ट विदाउट द कंसेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो ये कहता है कि अगर आपने कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के, अगर आपने रिक्वेस्ट की है सेंट्रल गवर्नमेंट को कंसेंट के ग्रांट के लिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट शेल बिफोर रिफ्यूजिंग टू एक्सीड टू द रिक्वेस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट के इससे पहले कि एक्सीड करे उसको रिफ्यूज करने के लिए होल या फिर पार्ट में, वो पर्सन को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देगी, गिव टू द पर्सन मेकिंग द रिक्वेस्ट ऑफ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। Next is recognized agents of foreign rulers. This is dealt under your section 85. तो सेक्शन 85 जो है दिस इज स्पेशली सेक्शन 85 अनेक्ट करता है कि जो पर्सन स्पेशली अपॉइंट किए जाते हैं, दैट द पर्सन स्पेशली अपॉइंटेड बाय द ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर से एट द रिक्वेस्ट ऑफ द फॉरेन स्टेट, फॉरेन स्टेट की रिक्वेस्ट से अगर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपॉइंट करती है किसी पर्सन को प्रोसिक्यूट करने के लिए या डिफेंड करने के लिए, ठीक है, उसके बिहाफ पे प्रोसिक्यूट करने के लिए, डिफेंड करने के लिए, तो हम उसको क्या लेके चलेंगे? दैट इज डीम्ड टू बी द रिकॉग्नाइज्ड एजेंट अंडर ऑर्डर 3 ऑफ द CPC. So what this says, let's just have a reading to this. This says that the central government may, at the request of the ruler of a foreign state or at the request of any person competent in the opinion of the central government, act on behalf of such ruler.
वो अपॉइंट कर सकती है किसी भी पर्सन को प्रोसिक्यूट करने के लिए या डिफेंड करने के लिए किसी भी सूट में ऑन बिहाफ ऑफ सच रूलर, एंड एनी पर्सन सो अपॉइंटेड shall be deemed to be the recognized agent. वो क्या होंगे? रिकॉग्नाइज्ड एजेंट्स होंगे बाय whom appearances acts applications under the CPC may be made or done on behalf of such rule. तो ये कहता है कि अगर कोई भी अपॉइंटमेंट की जाती है अंडर दिस कोड में बी मेड, दैट इज अंडर ऑर्डर 3, एन अपॉइंटमेंट अंडर दिस सेक्शन मे बी मेड for the purpose of a specified suit or of several specified suits, or for the purpose of all such suits as it may from time to time be necessary to prosecute or defend on behalf of such. So further section 86 क्या कहता है? What section 86 says is, this we have already studied. Next is that is interpleader suit. So let's just have a reading to section 88. तो सेक्शन 88 किस चीज से डील करता है? दिस डील्स विद वेयर इंटरप्लीडर सूट मे बी इंस्टीट्यूटेड। एक इंटरप्लीडर सूट जो है वो कहाँ पे इंस्टीट्यूट किया जा सकता है? दिस इज डेल्ट अंडर सेक्शन 88। तो सेक्शन इंटरप्लीडर सूट का मतलब क्या होता है? कि जहाँ पे प्लेंटिफ या डिफेंडेंट के बीच में कोई झगड़ा नहीं है, बट वेयर द डिफेंडेंट्स इंटरप्लीड विद ईच अदर। सेक्शन 88 इज ऑलवेज रेड विद ऑर्डर 35। तो ये कहता है कि जहाँ पे दो या दो से ज्यादा पर्सन एडवर्सली क्लेम कर रहे हैं टू वन अनदर, किस चीज के लिए? सेम डेट्स के लिए, सम ऑफ मनी के लिए, या किसी भी प्रॉपर्टी के लिए, चाहे वो मूवेबल है, इमूवेबल है, फ्रॉम अनदर पर्सन, जो कोई इंटरेस्ट उसमें क्लेम नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर कोई सूट फाइल किया प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के अगेंस्ट, ठीक है, दो या दो से ज्यादा पर्सन, or there is another one person also, he is also claiming regarding the same sum of money या property. डी कहता है कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, आई एम रेडी टू गिव दिस बैक, मुझे तो सिर्फ चार्ज या कॉस्ट चाहिए जो भी मेरी लगी है। ठीक है, तो वो क्या करेगा? डी विल फाइल एन इंटरप्लीडर सूट, ये एक इंटरप्लीडर सूट फाइल कर देगा। सो व्हेन टू और मोर पर्संस क्लेम एडवर्सली टू वन अनदर द सेम डेट, सम ऑफ मनी और अदर प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल हो, इमूवेबल हो, फ्रॉम अनदर पर्सन, जो कोई इंटरेस्ट उसमें क्लेम नहीं करता अदर देन द चार्ज और कॉस्ट, एंड जो रेडी है पे करने के लिए, डिलीवर करने के लिए राइटफुल क्लेमेंट को, then such other person may institute a suit of interpleader against all the claimants for the purpose of obtaining a decision as to the person to whom the payment or delivery shall be made and of obtaining indemnity for himself. Next is that is order 32. So I'm going to make you revise that is order 32 अभी हम पढ़ने वाले हैं. So let's just have a reading to order 32. So which is this order? So this is your order 32, that is suits by or against minors and persons of unsound mind.
तो ये कहता है कि एवरी सूट बाय अ माइनर, कि कोई भी सूट अगर माइनर ने फाइल करना है, दैट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन हिज नेम, वो इंस्टीट्यूट होगा उसके नेम में, बाय पर्सन हु इन सच सूट शैल बी कॉल्ड एज द नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ द माइनर। ठीक है। So Order 32 is specially enacted to protect the interest of the minor and persons of unsound mind. तो ऑर्डर 32 को किस लिए स्पेशली इनेक्ट किया गया है? प्रोटेक्ट करने के लिए माइनर के इंटरेस्ट को एंड पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड को, एंड ये इंश्योर करने के लिए कि उनको वो रिप्रेजेंट हो सकें किसी भी सूट या प्रोसीडिंग में बाय अ पर्सन जो कि क्वालिफाइड है ऐसा करने के लिए। तो अगर कोई भी डिक्री पास की जाती है किसी माइनर के अगेंस्ट या किसी भी ल्यूनेटिक के अगेंस्ट, दैट इज पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड के अगेंस्ट, बिना गार्जियन की अपॉइंटमेंट के, वो एक नलिटी होगी एंड वॉइड होगी। इफ एनी डिक्री इज पास्ड अगेंस्ट अ माइनर और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड विदाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ ए गार्जियन, दैट इज अ नलिटी। तो हु इज अ माइनर? माइनर एक पर्सन है। ठीक है, माइनर कौन है? माइनर वो पर्सन है, ठीक है, हु हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स, जिसकी कि 18 साल की एज जो है वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, दैट इज अ माइनर। तो एवरी सूट बाय अ माइनर, हर सूट, ठीक है, अगर माइनर ने कोई भी सूट फाइल करना है, एवरी सूट बाय अ माइनर दैट शेल बी इंस्टीट्यूटेड इन हिज नेम, every suit by a minor that shall be instituted in his name by his next friend. So if such suit is instituted, if such suit is filed by or on behalf of the minor, अगर ऐसा सूट फाइल होता है, ठीक है, माइनर फाइल करता है, माइनर के बिहाफ पे फाइल होता है बिना नेक्स्ट फ्रेंड के, then the plane shall be taken off the file. So this is given where a suit is instituted by or on behalf of a minor without a next friend, बिना नेक्स्ट फ्रेंड के द डिफेंडेंट अप्लाई कर सकता है टू हैव द प्लेन टेकन ऑफ द फाइल with cost to be paid by the pleader or other person by whom it was represented. With cost to be paid by the pleader or other person by whom it was represented. Further, Rule 2A confers on the court the power to order the next friend to furnish security for cost of the defendant. तो ये कहता है कि अगर कोई सूट इंस्टीट्यूट किया गया है माइनर के बिहाफ पे, उसके नेक्स्ट फ्रेंड ने किया है, तो कोर्ट किसी भी स्टेज पे, तो कोर्ट सूट की किसी भी स्टेज पे इधर सुओ मोटो या फिर डिफेंडेंट की एप्लीकेशन पे या फिर फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड वो ऑर्डर कर सकती है नेक्स्ट फ्रेंड को कि आप सिक्योरिटी जमा करवाओ फॉर द पेमेंट ऑफ ऑल कॉस्ट दैट इज टू बी इंकर्ड और लाइकली टू बी इंकर्ड बाय द डिफेंडेंट। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि कोर्ट जो है यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाने के लिए बोलती है नेक्स्ट फ्रेंड को। सो द ऑब्जेक्ट बिहाइंड दिस इज टू डिस्करेज द वेक्सेशियस लिटिगेशंस बाय द नेक्स्ट फ्रेंड्स ऑफ द माइनर। तो अगर कोई भी सूट इंस्टीट्यूट होता है माइनर के बिहाफ पे, नेक्स्ट फ्रेंड करता है, तो कोर्ट किसी भी स्टेज ऑफ द सूट पे, चाहे वो सुओ मोटो या फिर वो डिफेंडेंट की एप्लीकेशंस पे एंड रीजंस रिकॉर्ड करने में, रीजंस टू बी रिकॉर्डेड, वो ऑर्डर कर सकती है डिफेंडेंट को कि आप इतनी जो है सिक्योरिटी जमा करवाओ। नाउ व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस दैट आर रिक्वायर्ड टू बी अपॉइंटेड एज अ नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन ऑफ द माइनर? तो अगर तो सूट माइनर ने फाइल करना है तो नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू होगा। अगर माइनर डिफेंडेंट है देन कोर्ट उसके लिए एक प्रॉपर पर्सन को अपॉइंट करेगी जिसको हम क्या कहते हैं, गार्जियन फॉर द सूट, दैट इज गार्जियन एड लिटम। रूल 3 सेज दैट वेयर अ डिफेंडेंट इज द माइनर, अगर डिफेंडेंट माइनर है तो कोर्ट सेटिस्फाई होने पे और उसकी फैक्ट्स ऑफ माइनॉरिटी अपॉइंट करेगी एक प्रॉपर पर्सन को टू बी द गार्जियन फॉर द सूट ऑफ सच माइनर। Now the qualifications for the appointment of the guardian is कि अगर किसी भी पर्सन को नेक्स्ट फ्रेंड या गार्जियन अपॉइंट करना है तो वो साउंड माइंड का होना चाहिए, वो मेजर होना चाहिए, उसका इंटरेस्ट जो है वो एडवर्स नहीं होना चाहिए माइनर के,
वो ऑपोजिट पार्टी नहीं होना चाहिए सूट में, एंड वो कंसेंट देगा अपना राइटिंग में कि यस आई वांट टू, कि वो जो है ठीक है ही इज रेडी एंड विलिंग टू एक्ट एज अ नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन ऑफ द माइनर. Further, Rule 6 and 7 of this order says that rights this deals with the rights and liabilities of the next friend or guardian in a suit. तो ये कहता है कि कोई भी गार्जियन या नेक्स्ट फ्रेंड बिना कोर्ट की परमिशन के वो किसी मनी रिसीव नहीं कर सकता है, ना ही कोई मूवेबल प्रॉपर्टी माइनर के बिहाफ पे ईदर बाय कॉम्प्रोमाइज और बिफोर डिक्री और ऑर्डर इन फेवर ऑफ द माइनर वो ऐसा नहीं कर सकता है. अगर उसको ऐसा करना है ठीक है तो उसको कोर्ट की परमिशन लेनी होगी. अगर उसको ऐसा करना है तो उसको कोर्ट की परमिशन लेनी होगी दैट दिस इज इन द बेनिफिट ऑफ द माइनर. So this says that no next friend or guardian for the suit shall without the leave of the court, बिना कोर्ट की परमिशन के एक्सप्रेसली रिकॉर्डेड इन द प्रोसीडिंग को एंटर नहीं कर सकता किसी भी एग्रीमेंट में या कॉम्प्रोमाइज में माइनर के बिहाफ पे. तो अगर कोई भी एप्लीकेशन परमिशन के लिए फाइल की जाती है साथ में वो कंपनी करेगी एक एफिडेविट के साथ नेक्स्ट फ्रेंड या गार्जियन फॉर द सूट की. एंड ऑल्सो इफ द माइनर अगर माइनर को प्लीडर रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसके साथ एक सर्टिफिकेट लगेगा ये दिस एग्रीमेंट और कॉम्प्रोमाइज इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर. नाउ सपोज कि उसने जो है बिना कोर्ट की परमिशन ही नहीं ली एंड ही हैज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट और कॉम्प्रोमाइज. तो अगर उसने ऐसा किया है देन दैट शेल बी वॉइडेबल एज अगेंस्ट ऑल द पार्टीज अदर देन द माइनर. तो ऐसा एग्रीमेंट या कॉम्प्रोमाइज जो है वो वॉइडेबल होगा सारी पार्टीज के अगेंस्ट अदर देन द माइनर. तो देयरफॉर इट इज गुड, ये तब तक गुड है जब तक कि अनलेस द माइनर चूजेस टू अवॉइड इट, जब तक माइनर चूज ना कर ले उसको अवॉइड करने के लिए. बट वंस इट इज अवॉइडेड बाय द माइनर, बट अगर एक बार इसको माइनर अवॉइड कर देता है then it ceases to be effective as regards the other parties also. Once it is avoided by a minor, it ceases to be effective as regards the other parties also. So this is what is dealt under Rule 7. Next is that is retirement of next friend. तो next friend retire नहीं हो सकता है. A next friend cannot retire without first procuring a fit person to be put in his place and giving security for the cost already incurred. Now, how a next friend can be removed, that is dealt under Rule 9. तो we have seen कि आप तभी उसको अपॉइंट करोगे अगर उसका इंटरेस्ट जो है दैट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर. अगर उसका इंटरेस्ट एडवर्स है तो उसको रिमूव किया जा सकता है. अगर वो डिफेंडेंट से किसी भी वे में रिलेटेड है, अगर वो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है प्रॉपरली, अगर वो इफ ही हैज सीज टू रिजाइड इन इंडिया ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट, या फिर किसी भी और सफिशिएंट रीजन की वजह से उसको रिमूव जो है किया जा सकता है. वंस एक बार रिटायरमेंट होगी, रिमूवल होगी या डेथ होगी नेक्स्ट फ्रेंड की, तो जो फर्दर प्रोसीडिंग्स हैं वो स्टे हो जाएंगी अंटिल द अपॉइंटमेंट ऑफ अ नेक्स्ट फ्रेंड इन हिज प्लेस. तो ऑन द रिटायरमेंट, रिमूवल और डेथ ऑफ द नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ अ माइनर, फर्दर प्रोसीडिंग्स जो हैं वो स्टे हो जाएंगी अंटिल द अपॉइंटमेंट ऑफ ए नेक्स्ट फ्रेंड इन हिज प्लेस. नेक्स्ट इज रिटायरमेंट, रिमूवल और डेथ ऑफ द गार्जियन फॉर द सूट. तो अगर गार्जियन फॉर द सूट डिजायर करता है रिटायर करने के लिए, अपनी ड्यूटी प्रॉपर नहीं करता है या और सफिशिएंट ग्राउंड है, तो कोर्ट परमिट कर सकती है उसको रिटायर करने के लिए एंड उसको रिमूव कर सकती है एंड ऑर्डर कर सकती है उसको जो है कॉस्ट पे करने के लिए. ना अगर माइनर जो है मेजॉरिटी अटेन कर लेता है देन क्या उसके पास ऑप्शंस क्या होते हैं उसके पास. तो ऑन अटेनिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी एक माइनर प्लेंटिव जो है वो या तो चूज कर सकता है कि वो केस के साथ प्रोसीड करेगा. अगर वो ऐसा चूज करता है कि वो केस के साथ प्रोसीड करेगा तो वो कोर्ट में अप्लाई कर देगा किस चीज के लिए, फॉर एन ऑर्डर डिस्चार्जिंग द नेक्स्ट फ्रेंड.
ऑर्डर के लिए डिस्चार्ज करते हुए नेक्स्ट फ्रेंड को, एंड कि वो अपने खुद के नेम के साथ प्रोसीड करेगा। सेकेंड इज वो अबंडन कर सकता है सूट को एंड अप्लाई कर सकता है डिसमिसल के लिए ऑन रीपेमेंट ऑफ कॉस्ट टू द डिफेंडेंट और टू हिज नेक्स्ट फ्रेंड। थर्ड इज वो अप्लाई कर सकता है डिसमिसल ऑफ द सूट के लिए इस ग्राउंड के ऊपर कि ये अनरीजनेबल है या फिर इम्प्रॉपर है। अगर वो को प्लेंटिफ है सूट में तो वो रेपुडिएट कर सकता है सूट को एंड वो अप्लाई कर सकता है अपने नेम को स्ट्रक ऑफ करने के लिए एज अ को प्लेंटिफ। अगर कोर्ट फाइंड आउट कर लेती है कि वो नेसेसरी पार्टी नहीं है सूट में तो कोर्ट डिसमिस कर देगी सूट को। बट अगर कोर्ट फाइंड आउट करती है कि हाँ ये नेसेसरी पार्टी है देन द कोर्ट कैन मेक हिम एज अ डिफेंडेंट। So on attaining the age of majority, a minor plaintiff जो है that may adopt certain options. He has certain options that is dealt under Rule 12 to 40. Before I proceed further, there is an important news, learners. There are upcoming batches for your preparation. That is, this batch has just started regular linking course. ठीक है, 12 मंथ्स का बैच है ये आपका। दिस बैच कल ही स्टार्ट हुआ है ये आपका। अगर आपको कॉम्प्रीहेंसिव वे में करना है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। सेकेंड इज दिस इज रैपिड रिवीजन बैच फॉर उत्तराखंड। ये 1 फेब से स्टार्ट हो रहा है। लाइक वी आर रैपिडली रिवाइजिंग CPC नाउ। ठीक है, ऐसे ही हम उस बैच में करेंगे। दिस इज द रैपिड रिवीजन बैच फॉर वेस्ट बंगाल जुडिशरी। दिस इज 23 जन से ये स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो ऑफ 3 मंथ्स। ये 23 जन से स्टार्ट हुआ था। ये 3 मंथ्स का बैच है। सो यू कैन जस्ट ज्वाइन दीज बैचेस। बाकी डिटेल्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। एंड दिस इज अ स्पेशल ऑफर दैट इज रनिंग। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप 20% ऑफ सेव कर सकते हो। ये ऑफर सिर्फ कल तक वैलिड है। बाय यूजिंग दिस कोड यू कैन जस्ट सेव द मनी। एंड अनअकैडमी जो है नोट्स लॉन्च कर रहा है 30 जैन को। सो आपको ये भी एक्सेसिबल है अगर आप जो है मेंबरशिप लेते हो। एंड प्राइस हाइक हो रहा है अनअकैडमी पे 1 फेब से। सो टेक द सब्सक्रिप्शन बिफोर द प्राइस हाइक्स। ठीक है, यू कैन अगेन यूज दिस कोड एंड टेक द बेनिफिट। So next is that is order 33 suits by indigent persons. So any suit may be instituted by an indigent person. कोई भी सूट कैसे इंस्टीट्यूट हो सकता है? किसी भी सूट को इंस्टीट्यूट कैसे किया जा सकता है? इंडिजेंट पर्सन उसको जो है इंस्टीट्यूट करेगा। नाउ इंडिजेंट पर्सन होता कौन है? इंडिजेंट पर्सन वो पर्सन होता है जिसके पास सफिशिएंट मीन्स नहीं है, जिसके पास सफिशिएंट मीन्स नहीं है कि वो फी पे कर सके जो भी प्रिस्क्राइब की गई है बाय लॉ फॉर द प्लेंट इन सच सूट। अगर कोई भी फी प्रिस्क्राइब नहीं की गई है, इफ ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू प्रॉपर्टी, कि उसके पास इतनी भी प्रॉपर्टी नहीं है जिसकी वैल्यू 1000 रुपीज है, वेयर नो सच फी इज प्रिस्क्राइब्ड, इफ ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू 1000 रुपीज भी नहीं है, अदर देन द प्रॉपर्टी एग्जेम्प्ट फ्रॉम अटैचमेंट इन एग्जीक्यूशन ऑफ द डिग्री। नाउ अगर कोई भी एप्लीकेशन लगाई जाती है फॉर परमिशन टू सू एज एन इंडिजेंट पर्सन, उसमें कुछ चीज़ों का होना ज़रूरी है। पहला क्या है? द पर्टिकुलर्स रिक्वायर्ड इन रिगार्ड टू प्लेंट इन द सूट्स। सेकेंड इज शेड्यूल उसकी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो भी उसको बिलोंग करती है एप्लीकेंट को, साथ में उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू जो है वो लिखी जाएगी सो दैट कि कोर्ट ये पता लगा सके कि क्या ये पर्सन वाकई में इंडिजेंट पर्सन है या फिर नहीं। थर्ड इज उस पर साइन होंगे एंड उसको वेरीफाई किया जाएगा सेम मैनर में जैसे कि हमने ऑर्डर 6 में पढ़ा था, रूल 14 एंड 15। तो एप्लीकेशन को कौन प्रेजेंट करेगा? या तो एप्लीकेंट खुद करेगा। ठीक है, एप्लीकेंट खुद करेगा इन पर्सन अनलेस की कोर्ट उसको एग्जेम्पशन ना प्रोवाइड कर दे। अगर 2 या 2 से ज़्यादा प्लेंटिफ हैं देन इट कैन बी प्रेजेंटेड बाय एनी ऑफ देम, तो उनमें से कोई भी कर सकता है। बट जो सूट है वो उसी मोमेंट से कमेंस होगा फ्रॉम द मोमेंट एन एप्लीकेशन टू सू इन फॉर्मा पॉपरिस इज प्रेजेंटेड। उसके बाद कोर्ट क्या करेगी? एक बार कोर्ट
जो पर्सन है उसने एप्लीकेशन दे दी, कोर्ट में प्रेजेंट कर दी, उसके बाद कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट इंक्वायरी करेगी कि क्या ये पर्सन वाकई में इंडिजेंट पर्सन है या नहीं। दैट इज टू बी डन बाय द चीफ मिनिस्ट्रियल ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। दिस इज गिवन अंडर रूल 1A। अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है कि जो एप्लीकेशन है वो ड्यूली प्रॉपर फॉर्म में है, ड्यूली प्रेजेंट की गई है, तो कोर्ट उसको एग्जामिन करेगी एप्लीकेंट को मेरिट्स ऑफ द क्लेम पे एंड प्रॉपर्टी ऑफ द एप्लीकेंट पे। जरूरी नहीं है कि कोर्ट जो है उसको अलाउ ही करे, कोर्ट प्लेंट को रिजेक्ट भी कर सकती है टू सू एज एन इंडिजेंट पर्सन। दिस इज गिवन अंडर रूल 5। तो कोर्ट एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकती है फॉर परमिशन टू सू एज एन इंडिजेंट पर्सन अगर उसको फ्रेम नहीं किया गया है या प्रेजेंट नहीं किया गया है इन द मैनर दैट इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल 2 और रूल 3। अगर जो एप्लीकेंट है वो इंडिजेंट पर्सन नहीं है, अगर उसने विद इन 2 मंथ्स नेक्स्ट बिफोर द प्रेजेंटेशन ऑफ द एप्लीकेशन अगर उसने डिस्पोज ऑफ कर दी है कोई प्रॉपर्टी फ्रॉडुलेंटली फॉर परमिशन टू सू एज एन इंडिजेंट पर्सन, या फिर उसके जो एलिगेशंस हैं वो कॉज ऑफ एक्शन को शो नहीं कर रहे हैं, या फिर अगर वो एंटर कर गया है किसी एग्रीमेंट में अंडर विच एनी अदर पर्सन हैज ऑब्टेन्ड एन इंटरेस्ट इन सच सब्जेक्ट मैटर, अगर जो उसके एलिगेशंस हैं जो भी उसने किए हैं एप्लीकेंट ने वो ये शो करते हैं that the suit would be barred by any law for the time being in force, or where any other person has entered into an agreement with him to finance the litigation, या फिर कोई और पर्सन एग्रीमेंट कर गया है, एंटर कर गया है एग्रीमेंट में लिटिगेशंस को जो है फाइनेंस करने के लिए। सो दिस इज डेल्ट अंडर विच दैट इज रूल 5। सो दीज आर द ग्राउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ विच दिस एप्लीकेशन कैन बी रिजेक्टेड। तो अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं हुई तो कोर्ट फिक्स कर देगी एक डे को फॉर रिसीविंग एविडेंस इन प्रूफ और डिसप्रूफ ऑफ द एप्लीकेंट्स इंडिजेंसी। तो जिस दिन कोर्ट ने डे फिक्स किया है कोर्ट एग्जामिन करेगी विटनेसेस को जो भी प्रोड्यूस किए हैं पार्टीज ने, एंड एग्जामिन करेगी एप्लीकेंट को जो उसके एजेंट को, एंड शेल मेक अ फुल रिकॉर्ड ऑफ देयर एविडेंस, एंड एक रिकॉर्ड बनाएगी फुल एविडेंस का। नाउ इट शेल ऑल्सो हेयर द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द पार्टीज। कोर्ट जो है आर्ग्यूमेंट्स को भी हेयर करेगी पार्टीज की, and either then either allow or refuse to allow the applicant to sue as an indigent person. Now अगर एक बार कोर्ट में एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन फाइल कर दी, ठीक है, एंड कोर्ट ने जो है उसको रिजेक्ट कर दिया, देन he is barred to file a subsequent application of like nature। हाँ वो फी पे करके ऑर्डिनरी सूट फाइल कर सकता है, बट वो सेम नेचर का वो दोबारा से एप्लीकेशन नहीं लगा सकता कि कोर्ट उसको अलाउ करे टू सू एज एन इंडिजेंट पर्सन। तो ये कहता है एन ऑर्डर रिफ्यूजिंग टू अलाउ द एप्लीकेंट टू सू एज एन इंडिजेंट पर्सन शेल बी अ बार टू एनी सब्सिक्वेंट एप्लीकेशन ऑफ द लाइक नेचर बाय हिम in respect of the same right to sue, but the applicant shall be at liberty। एप्लीकेंट जो है वो लिबर्टी पे होगा, वो एक सूट को इंस्टीट्यूट कर सकता है सेम मैनर में, ठीक है, प्रोवाइडेड कि वो साथ में जो है उसकी कॉस्ट लगा के जो है उसको ऑर्डिनरी सूट की तरह ही कैन फाइल दैट। एक होता है डिस्पॉपरिंग दैट इज गिवन इन रूल 9। So this says that an order for granting permission to sue as an indigent person that does not operate as res judicata। एक ऑर्डर परमिशन को ग्रांट करना टू सू एज एन इंडिजेंट पर्सन वो रेस जुडिकाटा ऑपरेट नहीं करता है। रूल 9 जो है वो 3 ग्राउंड्स बताता है जिसके ऊपर ऑन विच सच परमिशन टू ग्रांटेड टू द प्लेंटिफ में बी रिवोक्ड, कि उसको रिवोक किया जा सकता है। वो कौन से ग्राउंड्स हैं? अगर वो गिल्टी है किसी वेक्सेशियस या इम्प्रॉपर कंडक्ट के लिए इन द कोर्स ऑफ द सूट, अगर ये अपीयर होता है दैट हिज मीन्स आर सच दैट ही ओट नॉट टू कंटिन्यू टू सू एज एन इंडिजेंट पर्सन, अगर ये अपीयर होता है कि उसके मीन्स ऐसे हैं कि वो कंटिन्यू नहीं कर सकता एज एन इंडिजेंट पर्सन, या फिर इफ ही हैज एंटर्ड इनटू एनी एग्रीमेंट विद रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट under which any person has obtained interest in such subject matter. Now if any appeal is to be filed by the indigent persons, so order 44 जो है उसके साथ डील करता है। तो order 44 deals with appeals by indigent persons। order 44 किस चीज से डील करता है? appeals by indigent persons से, this deals with that।
नाउ ग्रांट ऑफ परमिशन टू सू एज एन इंडिजेंट पर्सन, अगर परमिशन ग्रांट कर रही है, ठीक है, कोर्ट टू सू एज एन इंडिजेंट पर्सन, उसका मतलब ये नहीं है कि जो पर्सन है दैट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ कोर्ट फी, कि उसको एग्जेम्पशन मिल गई है कि वो कोर्ट फी पे करने की उसको जरूरत नहीं है। द पेमेंट ऑफ कोर्ट फी इज मियरली पोस्टपोन, उसको सिर्फ मियरली पोस्टपोन किया जाता है। तो रूल 10, रूल 11 ए ऑफ ऑर्डर 33, रूल 10, रूल 11 and rule 11A of order 33, these are intended to secure to the government its right to recover court fee। अगर इंडिजेंट पर्सन सक्सीड कर जाता है सूट में, तो जो अमाउंट है कोर्ट फी का, दैट शैल बी रिकवरेबल बाय द स्टेट गवर्नमेंट, उसको कौन रिकवर करेगा? स्टेट गवर्नमेंट, एंड दैट शैल बी द फर्स्ट चार्ज ऑन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट, एंड वो पहला चार्ज होगा सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट। अगर इंडिजेंट पर्सन फेल कर जाता है तो कोर्ट फी शैल बी पेड बाय हिम। अगर सूट अबेट कर जाता है ऑन द अकाउंट ऑफ डेथ ऑफ द प्लेंटिफ, देन कोर्ट फी को रिकवर किया जा सकता है फ्रॉम द एस्टेट ऑफ द डिसीज्ड प्लेंटिफ, एंड कलेक्टर शैल रिकवर द अमाउंट ऑफ कोर्ट फी। तो ग्रांट ऑफ परमिशन टू सू एज एन इंडिजेंट पर्सन, उसका मतलब ये नहीं है कि पर्सन को एग्जेम्पशन मिल गई है फ्रॉम द पेमेंट ऑफ द रिक्विसाइड कोर्ट फी। This is given under rule 11, 10 and rule 11A. Now rule 15A प्रोवाइड करता है कि जहां पे कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया फॉर एप्लीकेशन टू सू एज एन इंडिजेंट पर्सन, कोर्ट टाइम को ग्रांट कर सकती है फॉर द पेमेंट ऑफ कोर्ट फी एंड द कॉस्ट। तो अगर एप्लीकेशन को ग्रांट कर दिया तो उस पर नंबर लगेगा, उसको रजिस्टर किया जाएगा, एंड दैट शैल बी डीम्ड टू बी द प्लेंट इन द सूट, एंड द सूट शैल प्रोसीड इन द ऑर्डिनरी मैनर, सूट जो है ऑर्डिनरी मैनर में प्रोसीड करेगा। रूल 17 जो है फर्दर, ये अलाउ करता है डिफेंडेंट को who is an indigent person to plead a set of or counter claim in that capacity. So these are your sections and orders regarding the suits in particular cases. One is suit relating to mortgages that is given in order 34 में जिसको जो है जिसके साथ डील किया गया है। इंटरप्लीडर सूट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आप उसको जो है सेक्शन 88 को ऑर्डर 35 के साथ पढ़ोगे, ठीक है। वन इज दैट इज ऑर्डर 37. So we'll just discuss this in your next lecture. Thank you so much, learners. So before I end this lecture, I've already told you there is a special offer that is going on Unacademy. You can save now 20% off on Unacademy Judiciary subscription by using the code that is VB Law. This is valid only till 28.